नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक पन्ने का डेटा किसी पूरे राज्य की कहानी बता सकता है? आज हम ठीक यही करने जा रहे हैं। हमारे पास बिहार का एक डेटा प्रोफाइल है और चलिए साथ मिलकर इन आंकड़ों में छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। तो ये रहा वो दस्तावेज। हमारा पूरा का पूरा विश्लेषण इसी एक सोर्स पर आधारित है। इससे हमें एक बिल्कुल फोकस्ड नजरिया मिलेगा और हम बिहार की एक मुकम्मल तस्वीर बना पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये आंकड़े हमें बिहार के बारे में बताते क्या है। चलिए इस डेटा की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जमीन, जंगल, नदियाँ और अर्थव्यवस्था मिलकर क्या कहानी गढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अपनी पड़ताल की शुरुआत करेंगे बिहार के एक छोटे से ओवरव्यू से। फिर हम यहाँ की जमीन और जलवायु को समझेंगे, उसके बाद यहाँ के जंगलों और वन्यजीवों को, फिर नदियों और खेती पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे यहाँ के उद्योगों और खनिजों की। कहते हैं किसी भी कहानी की नींव उसकी जमीन होती है। तो चलिए बिहार को समझने की शुरुआत भी हम यहीं से करते हैं, इसकी जमीन और जलवायु से, जो असल में यहाँ के जीवन का पूरा मंच तैयार करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसकी वजह से राज्य में 3 खास तरह के भौगोलिक क्षेत्र बन जाते हैं। एक तो उत्तर में शिवालिक पहाड़ों का तराई इलाका, और फिर गंगा का उत्तरी और दक्षिणी मैदान, जो दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक माने जाते हैं। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो है राज्य के अंदर ही जलवायु का फर्क। बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, उनकी वजह से पूर्वी बिहार का मौसम काफी नम रहता है, जिसे हम ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं। वहीं पश्चिमी और मध्य बिहार तक पहुंचते पहुंचते ये हवाएं थोड़ी सूखी हो जाती हैं, जिससे वहां का मौसम अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड हो जाता है। हमारा सोर्स इसी जलवायु को आंकड़ों में दिखाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि तापमान और बारिश के पैटर्न में राज्य के अलग अलग हिस्सों में कितना ज्यादा फर्क है, और यही चीज वहाँ के रहन सहन और खेतीबाड़ी पर सीधा असर डालती है। जरा सोचिए, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस गया जैसे जिलों में पारा इतना ऊपर चला जाता है। ये सिर्फ गर्मी की शिद्दत नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि वहाँ पानी के स्रोतों और खेती के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। और अगर बारिश की बात करें तो पूरे राज्य की औसत वर्षा करीब 987 मिलीमीटर है। लेकिन ये आंकड़ा भी पूरी कहानी नहीं बताता। ज्यादातर बारिश किशनगंज जैसे पूर्वी जिलों में हो जाती है, जिससे पश्चिमी इलाकों में सूखे का खतरा और भी बढ़ जाता है। तो यही जो अलग अलग तरह की जलवायु और जमीन है, वो बिहार के जंगलों और वन्यजीवों के लिए एक अनोखा कैनवस तैयार करती है। चलिए अब राज्य की इस कुदरती दौलत पर एक नजर डालते हैं। आंकड़ों के हिसाब से बिहार का लगभग 7.76% हिस्सा जंगलों से ढका है। अच्छा, ये नंबर हमें एक बेसलाइन तो देता है, लेकिन असली कहानी वो इसके बंटवारे में छिपी है, जो पूरे राज्य में बहुत ही ज्यादा असमान है। और ये असमानता इस चार्ट में बिल्कुल साफ दिखती है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ कैमूर जिला है, जहां 1000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जंगल है, और दूसरी तरफ है शेखपुरा, जहां ये आंकड़ा लगभग ना के बराबर है, सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर। इसको ऐसे समझते हैं, एक जिले में 31% से ज्यादा जमीन पर जंगल है, तो दूसरे में लगभग कुछ भी नहीं। ये जो इतना बड़ा अंतर है, वो राज्य के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन्हीं जंगलों में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और परमान डॉल्फिन सैंक्चुरी जैसे बेहद जरूरी संरक्षित क्षेत्र भी हैं। ये बाघों से लेकर गंगा की डॉल्फिन तक बिहार की अनोखी वाइल्ड लाइफ को बचाने का काम करते हैं। चलिए अब जमीन से आगे बढ़कर बात करते हैं उसकी जीवन रेखा की, यानी यहाँ की नदियों और यहाँ की खेती की। बिहार के दिल से होकर बहती है गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। कोसी, सोन और गंडक जैसी बड़ी बड़ी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इस पूरे मैदानी इलाके को सींचती हैं, जो यहाँ की खेती का आधार है। तो यहाँ 2 तरह की फसलें समझना जरूरी है। एक जो खाने के लिए उगाई जाती है, जैसे कि चावल, जो यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है, और दूसरी वो फसलें जो बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना, जूट और तंबाकू। ये राज्य की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल निभाती हैं। तो देखिए, जमीन उपजाऊ है, नदियां हैं, इनसे मिलते हैं प्राकृतिक संसाधन, और इन्हीं संसाधनों पर टिके होते हैं उद्योग। चलिए अब अपनी पड़ताल की आखिरी परत यानी बिहार के उद्योगों और खनिजों की ओर बढ़ते हैं।
ये टेबल देखिए, ये भूगोल और अर्थव्यवस्था का रिश्ता कितना साफ दिखाती है। मुंगेर में सोना, गया में लिथियम और रोहतास में गंधक जैसे खनिज कुछ खास इलाकों में ही मिलते हैं, और यही चीजें वहां की लोकल इंडस्ट्री को आकार देती हैं। तो इन्हीं खनिजों और खेती के कच्चे माल पर आधारित हैं बिहार के बड़े उद्योग, जैसे कि चीनी, जूट और कपड़ा उद्योग। ये बिहार की पारंपरिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जो खेती की उपज को बाजार में बिकने वाले उत्पादों में बदलते हैं। और ये नंबर 11, ये एक बहुत ज़रूरी कहानी कहता है। बिहार में कुल 28 चीनी मिलें हैं, पर उनमें से चालू हालत में सिर्फ 11 हैं। ये आंकड़ा राज्य के सबसे पुराने और पारंपरिक उद्योगों में से एक की मौजूदा चुनौतियों और संभावनाओं दोनों को दिखाता है। और इन सभी औद्योगिक गतिविधियों का जो केंद्र है वो है बेगूसराय। तेल रिफाइनरी से लेकर खाद के कारखानों तक ये शहर बिहार के आधुनिक औद्योगिक चेहरे का प्रतीक बन गया है। तो हमने देखा कि कैसे जलवायु और जंगल से लेकर खनिज और उद्योग तक ये सारी अलग अलग परतें मिलकर एक बड़ी जटिल तस्वीर बनाती हैं। ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और इस पूरी पड़ताल के बाद हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। बिहार के पास इतने रिच नेचुरल रिसोर्स और एक मजबूत कृषि आधार है, तो ऐसे में भविष्य के लिए वो अपनी पारिस्थितिक चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? ये डेटा हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने के लिए एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है।